दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो डबल इंजन वाली बिहार सरकार है वो दलित अत्याचार के मुद्दे पर घिरती हुई दिख रही है। कांग्रेस बहुत आक्रामक है और मोदी नीतीश को ये समझ नहीं आ रहा कि वो इससे बाहर कैसे निकले। चाहे सीजेआई पर चला जूता हो या हरियाणा में एक आईपीएस अफसर का सुसाइड कर लेना या फिर रायबरेली में एक दलित हरिओम वाल्मीकि की बाबा के गुंडों द्वारा पीट पीट कर हत्या किया जाना या मार डाला जाना। सवाल यह है कि क्या बिहार के दलितों को यह सब दिख रहा है? क्या उन्हें समझ में आ रहा है कि अमृत काल में दलितों की हालत क्या है और क्या हिंदुत्ववादी सत्ता उन्हें न्याय दे पा रही है? आज की डिबेट में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे और अपने वरिष्ठ संपादकों के पैनल से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नीतीश कुमार पर भी हमलावर क्यों है और क्यों दलितों के मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ रही है उस बिहार में जहां दलित राजनीति के बड़े चेहरे रामविलास पासवान एनडीए के साथ बड़े सहज रहे हैं। ज्यादातर वक्त उन्होंने राजनीति भी की। नरेंद्र मोदी का जो पूरा शासन है अगर आप उसमें देखें तो रामविलास हमेशा मोदी के साथ ही रहे और अब जब चुनाव आया है तो उनके बेटे चिराग पासवान दलित अत्याचार के मुद्दे पर खामोश है। नीतीश कुमार भी खामोश है और एनडीए की वो तमाम पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के राजनीति करती रही हैं और दलितों के वोट को हिंदुत्व के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर उनके झोली में डालती रही हैं। नागेंद्र सर, आपने सवाल सुना। कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक है बिहार में, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या दलित अत्याचार के मुद्दे पर जो उसकी राजनीति है वो बिहार में ट्रैक्शन उसे मिलेगा? नहीं, कांग्रेस का आक्रामक होना स्वाभाविक है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि चुनाव का टाइम है, इसलिए भी आक्रामक होना स्वाभाविक है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में दलितों पे अत्याचारी घटनाएं बिहार में, ओवरऑल क्राइम पिछले एक साल में एक दो साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। दलितों के पुरमी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। यहाँ तक कि अधिकारी लेवल के दलित अफसरों पर कई ऐसे मामले आए जो आमतौर पर नहीं आते थे, और वो इधर फिर से बढ़े हैं। सच देखिए तो चीफ जस्टिस गवई पर जिस तरह से हमला हुआ, जूते से हमला हुआ, जूता फेंका गया, ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है। इसको हम इस रूप में हमें इस रूप में लेना चाहिए कि दलितों पे अत्याचार की घटनाएं जिस तरह बिहार, यूपी ही नहीं पूरे देश में सत्ता की नजर से दरकिनार की जा रही हैं, या सत्ता उन पर तवज्जो नहीं दे रही है, या सत्ता पोषित राज्यों में ही, इस भाजपा शासित राज्यों में ही ज्यादा, ये उसका विस्तार है कि आज चीफ जस्टिस गवई पर हमला हो जाता है। जब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में घटना होती है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पे हंगामा होता है, सीधी में एक दलित पर पेशाब करने पर कोई असर नहीं होता है, यूपी घटना पर कोई असर नहीं होता है, तो उसका विस्तार इसी रूप में होना था। आप देखिए नंदलाल की सीजीआई की घटना के बाद, मैं मान लेता हूं, चलिए कि तमाम चीजों के बावजूद कि सीजीआई की घटना एक घटना मान लेता हूं, लेकिन सीजीआई घटना के बाद जो हो रहा है, क्या वो क्षम्य है? वो और विभत्स है। जिस तरह के वीडियो, जिस तरह के मीम्स, जिस तरह के शॉर्ट वीडियो चलाए हैं ट्रोल आर्मी ने, जिस तरह से लगातार आक्रामक बने हुए हैं, वो व्यक्ति लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है, उस पर कोई असर नहीं हुआ है। 2-3 लोगों के ग्रुप में डिस्कशन चल रहे हैं, और ये तक हो रहा है कि अगर मतलब आप सोचिए कि 2 वीडियो मैंने खुद देखे हैं। इसमें एक में कहा गया है कि किसी वकील को चाहिए कि गवई का सर दीवार से टकरा दे। किसी में कहा गया, मतलब ऐसी ऐसी बातें कही जो कोर्ट नहीं की जा सकती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस को देर से याद आई है, कांग्रेस को देर से याद नहीं आई। ये विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है। चुनाव का समय है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, ये लोगों की निगाहों में दर्ज हुआ है, इसलिए ये बड़ी घटना के रूप में हुआ है, में दर्ज हो रहा है, सामने आ रहा है कि कांग्रेस ने इस पर अपने को पेनिट्रेट किया है। ये सही मौका भी है, और बिहार में मेरा मानना यह है कि बिहार के चुनाव में ये दलित उत्पीड़न का मुद्दा
सीजीआई गवई का मुद्दा कुछ वैसा ही असर करेगा जैसा संविधान का मुद्दा यूपी में असर कर गया था, पार्लियामेंट चुनाव में असर कर गया था। ये उसी तरह काम करने जा रहा है, क्योंकि दलित बिहार का उत्पीड़ित महसूस कर रहा है और ये मान रहा है कि ये सत्ता उसके साथ नहीं है, ये सत्ता उसका साथ नहीं दे रही है। ऐसे में इस मुद्दे को और पेनिट्रेट तरीके से और गहरे तरीके से उसे उठाया जाना चाहिए। नंदलाल जी। जी सर, बिल्कुल। और मैं विश्वदीपक सर आपके पास आऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि 2013 से लेकर के 23 के बीच में 46% अत्याचार के मामले, दलित अत्याचार के मामले बढ़े हैं। और हम देख रहे हैं कि यूपी में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में इसका फायदा, एक तरीके से अगर हम ये कहें कि सियासी तौर पर दलितों को जागरूक करने में विपक्ष की पार्टियां कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि बिहार और यूपी की राजनीति लगती एक जैसी है, लेकिन वो एक जैसी है नहीं। 2024 के अगर हम चुनाव को देखें तो यूपी में जो संविधान का मुद्दा बन गया, जैसा कि नागेंद्र जी बात कर रहे थे, बिहार में वो मुद्दा नहीं बन पाया था। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेशक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति एक जैसी लगती है, लेकिन उसमें बहुत तात्विक, मतलब इसेंशियली जो है दोनों एक दूसरे से तात्विक रूप से एक दूसरे से अलग हैं। और जहां तक बात है कि दलितों के मुद्दे को, दलित उत्पीड़न के मुद्दे को कहा जाए, को अगर अपोजिशन इस पे अगर इसको अगर एक वोल प्लैंक बनाता है तो क्या इसको कैश कर पाएगा, क्या इससे वो वोट निकाल पाएगा? तो इसमें थोड़ी सी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आप पाते हैं कि जो बिहार के दलित हैं उसका एक बड़ा चंक, खास तौर से भोजपुर के इलाके का जो चंक है वो सीपीआई एमएल के पास है, पहले से है। और इसका एक इतिहास भी है। आपको पता होगा कि वहां पे एक जमाना था जबकि वहां पे नक्सलवाड़ी के बाद वहां पे माओवादी आंदोलन हुआ, नक्सलाइट मूवमेंट के बाद वहां पे रणवीर सेना बनी और वहां पे बहुत सारे वहां पे जनसंहार, बाथी जनसंहार एक बड़ा प्रमुख बड़ी ऐसी घटना है जिसको आज तक याद किया जाता है। तो आप देखेंगे कि वहां पे दलितों का एक बड़ा चंक जो है ऑलरेडी एमएल के पास है, सीपीआई एमएल के पास है। रही बात यह कि कांग्रेस जो जिस तरीके से बात कर रही है, संविधान के मुद्दे उठा रही है, न्याय सम्मेलन कर रही है, ओबीसी के मुद्दे उठा रही है, इससे उस तबके के बीच में कांग्रेस को लेकर के एक बड़ा ट्रैक्शन पैदा हुआ है, खासतौर से राहुल गांधी को लेकर के, संविधान को लेकर के उन्होंने जो बातें बोली हैं पिछले 5-6 सालों में, 19 के बाद, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से संविधान को उन्होंने धीरे धीरे उस पर आए, वो हालांकि 24 में उसका असर आपको दिखाई पड़ता है, 22-23 उन्होंने उस पर जोरदार कैंपेनिंग शुरू की। तो एक तरीके से जो ग्राउंड से जो फीडबैक मिल रहा है उसके मुताबिक एक आकर्षण फिर से बढ़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रति। हाँ, एक बात जरूर है कि वहां पे जो दलित समूह है, अगर आप उसको कहा जाए, तो काफी उसके छोटे छोटे जो जातियां हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी वहां की राजनीति में वेल स्टैब्लिश्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल मांझी साहब हैं, चिराग पासवान साहब हैं, और छोटे मोटे कई कुशवाहा, हालांकि वो दलित में नहीं आते, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, कहेंगे तो वो दलित जो उत्पीड़ित होते हैं, जिनका उत्पीड़न होता है, उनके बीच में कांग्रेस की बहुत अच्छी इमेज है, बनी है, उनके ऊपर विश्वास बढ़ा है। हाँ, अब ये देखने वाली बात होगी कि वो उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, उनका जो मैकेनिज्म है उसको वोट में कन्वर्ट करने वाला, वो कितना प्रभावी हो पाता है, ये एक बात देखने वाली वो बात होगी। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो इससे सहमत हुआ जा सकता है और लोगों के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें बिहार में, जो मैंने पहले बात की कि एनडीए का हिस्सा रहा है दलित वोटर समूह, और वो ज्यादातर चुनाव में उसके साथ गया है, चाहे वो रामविलास पासवान की अगुवाई में गया हो या चिराग पासवान की अगुवाई में गया हो। जो राजेश राम को बना करके कांग्रेस ने जो दाव चला, और अब जिस तरीके से आप देखिए सीजीआई के हमले के बाद जो है राजेश राम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगते हैं, तो उनके अंदर का जो इमोशन है जो दिख रहा है हमें, क्या ग्राउंड पर भी ये इमोशन है? दीपक सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर एक आईपीएस ऑफिसर हो या फिर एक आम दलित हो, उसके साथ जब ये हो सकता है तो?
ये बात जो है ना, मतलब मुझे थोड़ा सा ये बात बहुत ही, आप ये देखिए कि दलितों को ये महसूस कराने के लिए कि वो दलित हैं, गवाही की जरूरत नहीं है। वो इस बात को प्रतिदिन महसूस करते हैं। भारत में, भारत का जो समाज है, मेरे ख्याल से दुनिया का इकलौता ये देश ऐसा है, या भारतीय समाज दुनिया का इकलौता ऐसा समाज है जहाँ किसी के जाति के आधार पर उसके साथ विभेद किया जाता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दुनिया का इकलौता मतलब भारत मतलब दक्षिण एशियाई देश, जिसमें से कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब शामिल है। ये जो धरती का ये जो कोना है, ये धरती का इकलौता ऐसा कोना है जहां पर किसी से जन्म से जाति के आधार पर भेद होता है। तो इस देश में दलितों को यह समझने के लिए कि वो दलित हैं या वो प्रताड़ित हैं, इसके लिए गवाही पर जूता फेंकने की जरूरत नहीं है। ये बातें वो रोज हर दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं, सदियों से महसूस करते आ रहे हैं और आज भी महसूस करते हैं। हाँ, ये बात, इसमें से एक बात जरूर इससे निकल करके मैसेजिंग सामने आती है कि अगर गवाही जैसे जो कि सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक बहुत बड़ा प्रमुख संवैधानिक पद होता है, अगर उन पर भी अगर इस तरह से उनका भी इस तरीके से अपमान किया जा सकता है, तो बाकी लोगों बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। डिस्पाइट कि आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, समाज में ऊंचे पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, आईपीएस भी बन जाते हैं, तब भी आपका अपमान आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस जाति समूह को बिलोंग करते हैं। अब रही बात राजेश राम की और कांग्रेस को लेकर के, जो एक आपने कहा कि एक इमोशनल बॉन्ड की, तो आप ये देखिए कि बिहार का दलित पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहा है। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम, जो कि एक तरीके से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे एक दौर में, बड़े प्रभावी बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो कहाँ से थे, वो बिहार के थे। मीरा कुमार उनकी बेटी हैं। राजेश राम उसी लेगेसी को आगे लेकर के आ रहे हैं। तो बिहार का दलित ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत का दलित एक दौर ऐसा था जबकि वो संपूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ था। बीच में वो छिटक गया, उनके छोटे छोटे समूह में बढ़ गए और छोटे छोटे बहुत सारी पार्टियां आ गई। मेरे ख्याल से ये अब राजेश राम को प्रमुख बनाने के बाद उनको ये ऐसा लगा, उनको फिर से उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी पार्टी है जहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन है, हमारा जहाँ पे हमें इज्जत मिलती है, जहाँ पे हमारे हितों की बात होती है। और राहुल गांधी और गांधी परिवार के प्रति जो बीच में ये आया था कि एक विश्वसनीयता का संकट हुआ था इन वर्गों के बीच में, वो जो एक दूरी थी, दीवार थी, वो ढह चुकी है। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा विश्वसनीयता इनकी बहाल हुई है। वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट करके जिताएं, लेकिन वो जो मैकेनिज्म है, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता हमेशा कि आप हमसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं तो आप हमको वोट भी देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे भावनाओं को या किसी भी समूह की भावनाओं को वोट तक कन्वर्ट करने के बीच में एक बहुत कई सारी प्रक्रियाएं होती, कई सारे चरण होते हैं। तो उस फीलिंग को, उस एहसासात को और उस भावना को वोट में कितना तब्दील कर पाती हैं ये पार्टियां, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रैक्शन जरूर है, इमोशनल एक बॉन्ड जरूर है, और वो उस इतिहास की एक अनुभूति भी है कि हम कभी कांग्रेस के साथ थे, और कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, और वो पार्टी जो ईमानदारी से, बिना इफ और बट के, बिना किसी बात की परवाह किए हुए हमारी प्रोटेक्शन की बात करती है। बिल्कुल, आपने जो बात कही, हमारा सवाल कांग्रेस पर नहीं है कि कांग्रेस बोलती है कि नहीं बोलती है, राजनीति करती है कि नहीं, लेकिन चूंकि ये राजनीति जो हो रही है उसमें चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। आप देखिए रामदास अठावले हैं और तमाम लोग हैं। आप मायावती की रैली को देखिए, वो कह रही हैं कि आप हमें बिहार में जिताइए। वो वहां भी दलित वोट की बात ही कर रही हैं। नागेंद्र सर, मैं आपके पास आऊंगा कि जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं दलितों के लिए न्याय की बात हो रही है। चिराग पासवान सीट पर डीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारे मुद्दों पर चुप हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2024 के चुनाव के बाद, चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे बिहार में रिजर्वेशन का मुद्दा हो, या फिर जो ये वर्गीकरण, आरक्षण के वर्गीकरण का मुद्दा हो, उसको लेकर के वे बोल रहे थे, और 2-3 महीने बाद ऐसा हुआ कि वो चुप हो गए। आज जो नहीं बोल रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है नागेंद्र सर? देखिए, दलित राजनीति का दुर्भाग्य ही ये है कि बिहार में बाबू जगजीवन राम के बाद रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान के बाद दलित नेता कोई नहीं बचा। मैं चिराग पासवान को दलितों का नेता नहीं मानता हूँ। वो दलित समाज से आते हैं, दलित वोट को इनकैश करते हैं, लेकिन दलितों के नेता वो कभी नहीं बने। रामविलास पासवान तक ये था कि वो दलितों नेता थे और दलितों की आवाज को उठाते थे। वो रामविलास पासवान, ये चिराग पासवान के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। यूपी में भी यही हुआ। यूपी में कांशीराम
काशीराम पर मायावती। मायावती ने दलितों को का एक ऐसा उभार, ऐसा नेतृत्व दिया, दलितों को उनकी आवाज मिल गई, ठीक वैसे ही जैसे पिछड़ों को आवाज लालू यादव ने बिहार में दी थी। लालू यादव के उभार के बाद पिछला वर्ग में जो उभार आया था, मायावती के उभार के बाद दलितों में वही स्वर, बल्कि उससे आगे जाके उनको वो स्वर मिला, वो आवाज मिली। मायावती दलितों के हितों के लिए लड़ती भी थी। मायावती दलितों के हितों के लिए ही नहीं लड़ती थी, उस पूरे समाज को अपने साथ ले चलती थी, और समाज उनके लिए कटने मरने को तैयार रहता था, वो था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, मायावती सुविधाभोगी होती गई, और वो उन्होंने जिस तरह से अपने को राजनीति से दूर किया और एक अपना साम्राज्य बनाया, एक अवरा बनाया, उस अवरे में, उस खोल में वो सिमट के रह गई। और नतीजा ये हुआ कि दलितों का नेतृत्व आज की तारीख में यूपी में भी नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि यूपी बिहार दोनों में दलितों का कोई उस तरह का नेतृत्व करता नहीं है। बिहार में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि 94 के इलेक्शन को, मैं जो दीपक कह रहे थे, बाबू जगजीवन मीरा कुमार, उसके बाद और कांग्रेस की ट्रेडिशन की बात, वो उसके बाद जब 94 का इलेक्शन आता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भोजपुर के इलाके में, जिसे कहते हैं बिहार की भाषा में झाड़ के वोट पड़ना, मतलब जत्थे के जत्थे वोटों में तब्दील हो रहे थे, और उस इलाके में वोट पड़ रहे थे जहां पर दलितों ने कभी वोट डाले ही नहीं थे। सहार और संदेश दो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की, जहां कभी वोट पड़ा ही नहीं था। सहार में कभी वोट पड़ा, वहां पर ज्वाला सिंह की कोठी थी, उस कोठी में सारे वोट पड़ते थे, सारे बूथ उस कोठी में कन्वर्ट हो जाते थे। तो दलितों ने को जब मौका मिला तो उन्होंने अपना रिजल्ट दिया, और वो नतीजा क्या हुआ कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उभर के सामने आती है, और भोजपुर के इलाके से माले का पहला सांसद निकलता है। राम नरेश राम वहां से सांसद बनकर निकलते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना थी, इस घटना को उस वक्त दर्ज जाना चाहिए। तो दलितों ने को जब जब मौका मिला है, उन्होंने अपने नेतृत्व को मजबूती दी है, और वो वही, ये सच है कि भोजपुर के इलाके में आज भी माले उनका नेतृत्वकर्ता बना हुआ है, और आज वो माले के साथ अपने करीब महसूस करते हैं। दूसरी बात जो बिहार की एक दिक्कत थी कि दलित और यादव ये कभी इंटैक्ट नहीं हो पाए, कभी एक साथ नहीं आ पाए, क्योंकि दलित यादवों से हमेशा डरता रहा और यादव उसे हमेशा दबाते रहे। ये एक समय का सच था। लेकिन पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि 3-4 सालों से खास तौर से देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने इस प्लॉट को दूर किया है, इस दीवार को छांटने की कोशिश की है। उस समूह में, उस समाज में जाकर के, अपने समाज में जाकर के, यादवों के समाज में जाकर के बाकायदा कहा कि आपको बड़े भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा, और बार बार इस पर चोट की है। तो कोशिशें लगातार हो रही है। कांग्रेस का प्लस पॉइंट यह है कि कांग्रेस को वो हमेशा अपनी उम्मीद से देखता है, बड़ी उम्मीद भरी नजरों देखता है, और कांग्रेस की ओर उसका रुझान बहुत स्वाभाविक है। वो एक मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसे बीच में गैप आया था। अगर थोड़ा सा चैनलाइज किया तो, मैं इसको वोटों से न जोड़ करके थोड़ा भी चैनलाइज किया तो उसको एक नेतृत्व के रूप में दिखाई देगा, और राजेश राम के रूप में अगर वो चीज आगे बढ़ती है, वो मजबूती मिलती है उस नेतृत्व को, तो दलितों के लिए, बिहार के दलित के लिए वाकई एक नया मुकाम होगा। और इस समय जिस तरह से कांग्रेस ने जो चैनलाइज किया है, इस उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ नया होगा। और महागठबंधन का जो पूरा इस समय का जो ताना बाना है वो भी वैसा ही है। कांग्रेस, आरजेडी और माले, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये उनको एक नया नेतृत्व दे रहा है। इसलिए भी ये घटनाएं, जो हाल की घटनाएं, ये ट्रिगर, ये जस्टिस गवई का मामला सिर्फ एक नया ट्रिगर है, बाकी सिलसिला पूरा है। अब पिछले ज्यादा पुराना पहले मत नहीं जाएंगे तो मैं 6 महीने घटनाएं आपको गिना सकता हूं, दलितों पर कितने उत्पीड़न हुए हैं। और ये अवसर है कि जब उन चीजों को एक साथ ला करके उनको एक स्वर दिया जाए, वो कांग्रेस वही काम कर रही है। नंदलाल दीपक सर, मैं ये देखूं, शायद उनका कनेक्शन कट गया है। एक चीज मैं और भी जोड़ दूं इसमें नंदलाल की, हाँ। दीपक चले गए। यूपी और बिहार का जो कैरेक्टर का फर्क है ना, ये वहां के नतीजों, रिजल्ट में भी दिखता है ये।
और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपी का वो जो गैप है बिहार महसूस कर रहा है। यूपी में जो जिस तरह से गैप को चैनलाइज किया गया उसको बिहार महसूस कर रहा है, और बिहार के नेताओं ने इसको अच्छे से चैनलाइज करने की शुरुआत कर दी है। दीपक दीपक सर, मैं आपके पास आऊंगा कि आप देखिए कि कांग्रेस ने कल नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि ये जो 20 साल का शासन रहा है ये दरअसल विनाश काल है। और ये पहली बार सीधे तौर पर मैं देख रहा हूं कि जो है कांग्रेस लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। नहीं तो अभी तक ये होता था कि कब पलटी मार जाएंगे, कब क्या उनके साथ समीकरण बन जाएंगे, क्या वो हमारे साथ आएंगे, पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, ये सारी चीजें। वो ये कह रही है कि 6 महीने में पिछले 6 महीने में 11 बड़े कारोबारियों की हत्या हुई है। वो अपराध के आंकड़े गिना रही है, दलित एट्रोसिटीज के मामले गिना रही है और कह रही है कि सुशासन का जो ढोल पीटते थे नीतीश कुमार हैं बिहार में, बाहर हैं, ये सब जो है विनाश का काल रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप कांग्रेस को ये बात समझ आती है कि नीतीश कुमार का गेम ओवर है? गेम ओवर से भी ज्यादा बात यह है कि जब आप एक पोल मतलब चुनाव में जाते हैं तो आपको पिन पॉइंटेडली आपको कोई ना कोई एक एनिमी, एक शत्रु तय करना पड़ता है। खासतौर से अगर आपके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जैसा एक कंबाइंड और प्लस कारपोरेट और प्लस मीडिया का सपोर्ट वाला शत्रु हो। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस के अंदर ये थिंकिंग थी शायद कि इसको ऐसा नहीं करना है कि ज्यादा इसको ब्रॉडर मतलब इश्यूज पे रखना था। उनको इश्यूज पे वो फोकस कर रहे थे, जैसे कि संविधान बचाने पर, वोटर अधिकार यात्रा पर, खासतौर से एसआईआर के मुद्दे पर वो फोकस कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो चुनाव के दौरान स्ट्रेटजी भी बदलती है, और ये पोल स्ट्रेटजी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फेज है जिसमें से पिन पॉइंटेडली किसी न किसी को आपको एक जिम्मेदार अकाउंटेबिलिटी ठहरानी पड़ती है। क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से वहां पर सत्ता में है, इसलिए निश्चित तौर पर बिहार में जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा, अगर अच्छा हुआ है तो भी और बुरा हुआ है तो भी, बुरा ज्यादा हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते उन पे सवाल उठा रही है। उनके ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि श्वेत पत्र, ये नीतीश बाबू के 20 साल के कुशासन पर एक श्वेत पत्र था जो जारी हुआ है कल, और इसमें उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं जो कि बिल्कुल एक कह सकते हैं आप एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। ये इसमें नीतीश कुमार के कमजोर होने या मजबूत होने से ज्यादा, ये आप इसको अगर विपक्ष के नजरिए से देखें, ये उसी का एक आपको कंटिन्यूएशन में आपको एक ये बातें दिखाई पड़ेंगी। अब आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है और उनका जो गठबंधन है और जो वहां पर चल रहा है, मतलब पहले ऐसा देखने में नहीं आता था। इस बार जो रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से आप कह दीजिए कि जारी हुआ है, वो बहुत ही आक्रामक है। और कांग्रेस की एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि पेस बैटरी, जयराम रमेश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे इसको जारी करने के लिए। तो इससे भी पता चलता है कि कांग्रेस किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ रही है और कितना जोर है इस पर। मैं आऊंगा भाई, देखिए अगर आपको, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए कांग्रेस की स्ट्रेटजी को आपको दो तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है, लगता है अभी सुदीपक जी का कैमरा फ्रीज हो गया है, कोई टेक्निकल समस्या है। नागेंद्र सर जो है, अब इस डिबेट के आखिरी हिस्से में हैं हम लोग, और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो सवाल मेरा विश्वदीपक जी से था, कि जिस तरीके से अपराध को मुद्दा बनाया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार को, महिलाओं के प्रति अत्याचार को लेकर के, तो क्या वो जो जंगल राज का नैरेटिव बार बार मीडिया के जरिए खड़ा किया जाता था, उसको काउंटर करने के लिए भी ये है? देखिए दमलाल, नीतीश सरकार एनडीए की है, लेकिन मुखिया नीतीश हैं, और नीतीश का अपना एक चेहरा, अपना चरित्र, अपना चाल चरित्र चेहरा वाले माने जाते थे, और नीतीश पर बहुत भरोसा था लोगों को। तो ये तो मानना पड़ेगा कि ये अगर आज कांग्रेस या आरजेडी या महागठबंधन या विपक्षी पार्टियां अगर बिहार पे हमलावर हैं, नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, तो इसका तौका तो नीतीश कुमार ने खुद दिया है।
भाई जंगल राज का ये टर्म कब तक इस्तेमाल होता रहेगा? 20 साल से शासन में आप हैं। पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड ये है, ज्यादा पीछे न जा करके, अभी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले की बात है कि बोरी रोड चौराहे से पाटलिपुत्र कॉलोनी वाला इलाका मोस्ट वीआईपी इलाका है। उसके फ्लाईओवर पे लोग फायरिंग करते चले जा रहे हैं और पीछे पीछे वो एडीजी की गाड़ी चल रही है। एडीजी की गाड़ी देख रही है और पीछा कर रही है उसका। इस हद तक जबकि जो व्यापारी की हत्या हो गई, उसका कोई थाना 300 मीटर पे है, थाने से बात भी हो गई है, सब कुछ हो गई है, पुलिस टर्न अप नहीं हो रही है। तो सच बात ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ कि नीतीश की यूएसपी यही तो थी कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था उन्होंने, महिलाओं के बहुत बड़े हितधारक बने थे। यूएसपी उनका बुरी तरह बिखर गया है। महिलाओं के हित में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो उन्होंने कहा था शराबबंदी लगाई थी। शराबबंदी उनका एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिससे महिलाएं उनके साथ, जो कि सर्वाधिक शिकार वो जमात थी, और वो उनके साथ खड़ी हो गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू आज तक कोई चर्चा नहीं करता है। इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि आज की तारीख में वो महिलाएं उस दौर से भी ज्यादा उत्पीड़ित है। उस दौर में जब उनका पति शराब पीता था तो तो घर में मारपीट होती थी और घर में पैसा नहीं आता था। इसका दूसरा पहलू क्या हुआ कि अब शराब महंगी मिल रही है, अवैध मिल रही है, नकली मिल रही है, जहरीली मिल रही है, कई तरह से वो इससे शिकार। अब तो वो महिलाएं कह रही भैया वो शराबबंदी खत्म कर दो, क्योंकि हमारा हमारा आदमी तो नहीं सुधरा, बल्कि 1.5 लाख आदमी जेल चला गया। उनका उनका आप सोचिए, 1.5 लाख लोग जेल में है। कौन है वो? गरीब गुरबा ही तो है, वो कोई अमीर आदमी नहीं है उसमें। तो नीतीश कुमार का यूएसपी, नीतीश कुमार की जो ताकत थी, वो जिस तरह ध्वस्त हुई है, उसमें अपोजिशन के को उनको आक्रामक होने का मौका है। और मेरा मेरा इस बार ये भी मानना है, इस बार महिलाओं का प्रतिशत भी उनके साथ नहीं खड़ा होने जा रहा है जो पिछली बार था। वो उससे कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी सच है कि पिछले 1.5-2 साल की उनकी बीमारी है, उसने उनको और हैंडीकैप किया है। लेकिन खुद मुझे कई बार लगता है कि अगर वो बीमारी में वो इतना ही असक्त हैं, तो कल शाम को जब कुछ लोग उनके पास गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने डिप्टी सीएम को ये अपने किसी नेता से कहा कि इनको कौन लेके आया है। ये वही डिप्टी सीएम थे जिनके बारे में प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बोले, कल कल की बात है, नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले उसको बोलो जाके सफाई दे अपनी, फिर यहाँ आए, और अगर यहाँ दोबारा तुम लाए तो तुमको भी आने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार कभी कभी इतना सक्रिय भी दिखते हैं। ये कल की बात है और हादसे बहुत है, किसी हवा मतलब कहीं 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 से हवा नहीं आई है इसकी। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के मेरे मन में अभ्रम होता है कई बार। बीमारी उनकी दिखती है, उनकी हरकतें दिखती है, कोई दो राय नहीं, बीमार है वो। लेकिन ये बात भी सही है कि नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया है। अब हालत शायद उनकी ये हो गई है कि न इन्हें कोई और, न उन्हें कोई ठौर, उनके पास भी कोई ठौर नहीं है। वो करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ। और भाजपा की मुसीबत ये है कि नीतीश कुमार को छोड़ के वो आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का ईबीसी उसके लिए बहुत बड़ा चंक है। और नीतीश भाजपा की ये हैसियत नहीं है बिहार में जो अपने बोते आगे बढ़ सके। इसलिए नीतीश कुमार की मजबूरी है, बिहार की मजबूरी हो ना हो, बीजेपी की मजबूरी वो है। बिल्कुल आपने सही कहा सर, और यही वजह है कि नीतीश कुमार, मुझे याद आ रहा है अभी शायद उदित राज का कोट था कि जो भी भाजपा के साथ चला जाता है वो कुछ न बोल पाता है न कुछ कर पाता है। नीतीश कुमार एकदम उसी स्थिति में है, न बोल पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। हालांकि उदित राज मायावती पर जो है तंज कस रहे थे, और जैसे बिहार को मायावती अगर, खत्म हुई वैसे नीतीश खत्म हुए। हाँ, और तमाम पार्टियों की वही हालत है जो भाजपा के साथ हैं। तो आज हमने जो है बिहार के सिलसिले में जो है दलित राजनीति, उसके वोट को समझने की कोशिश की कि उसका रुझान कैसा होगा। हालांकि बीच में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, तो विश्व दीपक जी और अब्दुल कादिर जी प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पाए। बहुत शुक्रिया सर आपका।